नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए अर्चना पैन्यूली की लिखी हुई कहानी काश। अर्चना पैन्यूली जी एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान बनाया है। प्रस्तुत है कहानी काश। सुष्मिता और मेरी लड़ाई हनीमून पर ही हो गई थी। हुआ यूं कि मेरे मना करने के बावजूद वो उस भेलपूरी बनाने वाले की ठेली की तरफ बढ़ गई। जुलाई का मौसम था, मानसून भरे दिन। मैंने उससे कहा कि ऐसी खुली चीज़ें मत खाओ, बीमार पड़ जाओगी, पर वो मानी नहीं और मुरमुरे वाले से एक पत्ता बनाने को कह दिया। मैं दूर खड़ा देख रहा था। एक तिकोने पत्ते पर कुरकुरे मुरमुरे के ऊपर बारीक कटे उबले आलू, कटी प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, खट्टी मीठी चटनियों का मिश्रण, ऊपर से नींबू का रस। मुझे मुरमुरे बनाने वाला बड़ा भद्दा लग रहा था और नींबू निचोड़ते उसके काले हाथ बेहद गंदे। मुझे घिंसी आने लगी। सुष्मिता मसालेदार मुरमुरों का तिकोना थामे मुस्कुराते हुए मेरे करीब आई, चटकारे ले लेकर खाने लगी। मेरी तरफ भी तिकोना बढ़ाया। मैंने मना कर दिया। खा भी लो, ऐसे भी अपने को क्या बचा रहे हो, वो उल्हाना देती हुई बोली। मैंने स्पष्ट इनकार किया। लो भी ना, चखो तो सही, बड़ा चटपटा है। सुष्मिता जिद मत करो, मुझे ऐसी खुली चीज़ें खाना पसंद नहीं, मैंने सख्ती से कहा। वो रूठ गई, तिकोना फेंक दिया, सारे मुरमुरे बिखर गए। कटे आलू, कटी प्याज, मिर्च, चटनी हवा में तितर बितर। मैं थोड़ा स्तब्ध हुआ, मगर अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी सी हुई। मैं उससे प्यार से बोला, सुमी, मैं तुम्हें एक परिष्कृत रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, कॉन्टिनेंटल खाना। वो मुंह चढ़ाए बैठी रही। कहने लगी, जो चाट ये ठेली वाले बनाते हैं वे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वाले नहीं बना सकते। खैर, उसका मूड थोड़ी देर में ठीक हुआ और हम बॉटनिकल गार्डन से निकलकर ऊटी झील की तरफ बढ़ गए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वो मस्ती में अपने हाथ फैलाते हुए गुनगुनाने लगी, इतना भी खुद को न बचाया कर, बारिश होती है तो भीग जाया कर। मैं मुस्कुरा गया। भीगने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, ना ही बरसाती और ना ही गमबूट। छाता भी हमारा गया था टूट। दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधे और खूबसूरत झाड़ियाँ, झील के चारों ओर फूलों की क्यारियों में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। लोग झील में मोटर बोट, पैडल बोट और रो बोट्स में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे थे। कई प्रकृति प्रेमी और रोमांटिक युगल नजर आ रहे थे। सुष्मिता भी रोमांचित हो उठी। उस बाग में जहाँ अच्छा खासा जनसमूह उमड़ा हुआ था, एकाएक मेरे कंधे से झूलने लगी। वो मांसल गदराए बदन की, मैं पतला दुबला इंसान। मैं लड़खड़ा गया। संभल कर भाई, संभल कर, फिसलन है, पीछे से चला आ रहा एक युवक हमसे बोला। सुष्मिता जोरों से खिलखिलाने लगी। मैं आग बबूला हो गया। सुष्मिता से उत्तेजित स्वर में बोला, होल्ड योर सेल्फ, अपने पर संयम रखो, सार्वजनिक स्थान पर तमाशा मत करो। उसने झट से मुझ पर 2 लेवल मढ़ दिए। अनरोमांटिक, बोर। चेहरा उसका गुस्से से लाल हो गया और चाल धीमी होकर वो ठहर गई। उसने जो 2 लेवल मुझ पर मढ़े थे, मेरे तन मन में उनसे एक बौखलाहट उत्पन्न हो गई थी। मैंने भी अपना मुंह फेर लिया। पूरी शाम हम दोनों उस सुंदर उपवन में एक दूसरे से खफा मुंह फुलाए बैठे रहे। धीरे धीरे उसके लेबलों की संख्या बढ़ती ही गई। मैं उससे बहुत कम बातें करता हूँ। उसे छोड़कर पूरी दुनिया के लिए दानशील कर्ण की तरह हूँ। न जाने कितनी तरह की तोहमतें वो मुझ पर लगाया करती। मैंने भी उससे कई बार कहा कि जो वो एक वक्ता की तरह बिना किसी विराम चिन्ह के बोलती रहती है, मुझे कतई पसंद नहीं। भाई, इंसान कितनी देर तक ढंग की बात कर सकता है? अगर कोई इंसान 1 घंटे तक लगातार बोले तो सिर्फ 15 मिनट तक की काम की बातें कर सकता है। शेष 45 मिनट तो वो फालतू की बकवास ही करता रहेगा। सुष्मिता का यही हाल था। वो अत्यधिक बातूनी थी। लहजा भी उसका परिष्कृत नहीं था, सो और कोफ्त होती थी। इंसान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। इंसानों से मिलना, उनसे बतियाना, गपशप करना, उनकी पीठ पीछे उनकी चर्चा, उनकी निंदा करना, उन्हें कोसना उसे अत्यधिक प्रिय था। कोई विशेष इंसान नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द मंडराने वाले अति साधारण मामूली इंसान उसकी परिचर्चा के केंद्र बिंदु हुआ करते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारी मित्र मंडली, रिश्तेदारी या मेरे परिवार का नहीं था जिसे वो कोसा न करती हो।
हाँ, कभी कभार वो लोगों की प्रशंसा भी किया करती थी और तब वो उस व्यक्ति विशेष की तारीफ के वो पुल बांधती कि झेलना मुश्किल हो जाता। मैंने उसे प्यार से समझाया, फटकारा भी, मगर वो एकदम चिकना खड़ा थी। सुम्मी, तुम मेरी पत्नी हो, एक एकेडमिशियन की पत्नी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की बातचीत का स्तर इतना घटिया हो कि वो सास, ननद या पड़ोसनों पर चर्चा करने में सारा समय जाया कर दे। अपनी रुचियों को थोड़ा विस्तृत रखो, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाओ, अपने बातचीत के स्तर को ज़रा ऊपर उठाओ। देखो देश में क्या हो रहा है। मुझे कश्मीर के आतंकवादियों के विषय में बात नहीं करनी, ना ही मुझे नर्मदा बचाओ, टिहरी बांध बचाओ में कोई दिलचस्पी है। बोफोर्स कांड से तो मुझे कोई सरोकार नहीं। उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना के अलग राज्य बनने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एकाएक रुककर मेरी आंखों में झांकते हुए उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, बातचीत के ऊंचे स्तर से आपका अभिप्राय यही है ना? फिर वो बड़ी बेदर्दी से अपने कंधे पर रखा मेरा स्नेह में हाथ झटकते हुए शब्दों को चबा चबा कर कहने लगी, मुझे स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं है कि मैं समाजशास्त्र में सेकंड डिवीज़न से बीए पास एक निहायत ही साधारण घरेलू किस्म की औरत हूँ। गॉसिप करना मेरी आदत है। याददाश्त उसकी अनोखी थी। 10 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे इस बात पर इतने लोगों के सामने इस तरीके से डांटा था और तुम चुपचाप सामने खड़े मेरी इज्जत का जनाजा उठते देखते रहे थे। 5 साल पहले जब हम आपके भाई के परिवार के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे तो आपके भाई की बीवी ने, क्यों हर समय गड़े मुर्दे खोदती रहती हो? मैंने चिल्लाते हुए उसे टोका। मुर्दे तो दफन हुए ही नहीं, ये तो कफन ओढ़े मेरे सीने में आज भी लटक रहे हैं। एकाएक उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, याचना भरे स्वर में बोली, बस एक बार कह दो कि तुम्हारी माँ ने मुझे गलत डांटा था। तुम्हारे भाई की पत्नी का व्यवहार वास्तव में बड़ा बेगाना था। मुझे शांति मिल जाएगी। यकीन मानो, हृदय में लटक रहे सारे मुर्दे दफन हो जाएंगे। मुझे कुछ याद नहीं। वैसे भी मैं भूत और भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा। वो हथेलियों से अपना चेहरा छुपाए सुबकने लगी, सिसकियों के बीच अटक अटक कर कहने लगी, मुझे तुम्हारी माँ की झिड़कियाँ या किसी और का तटस्थ व्यवहार उतना आहत नहीं करता जितना कि आपका ये उदासीन व्यवहार। पलंग पर बैठे वो सुबकती रही। मैं कमरे में चहलकदमी करते हुए उसे समझाने लगा। रॉबर्ट जोन्स बर्टेडे ने अपनी बुक गोल्डन डे में लिखा है कि मनुष्य को आज के अनुभव कभी विक्षिप्त नहीं करते, उसे विक्षिप्त करते हैं बीते हुए कल के पश्चाताप और आने वाले कल की आशंका। बीती बातों को भुला दो और आने वाले कल की चिंता मत करो। शांति खुद ब खुद मिल जाएगी, किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी। कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। शादी के 7 वर्षों बाद, यानी छोटे बेटे वरुण के जन्म के उपरांत, उसकी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। वो वैसे दिखने में बिल्कुल स्वस्थ, बिस्तर में एकदम चुस्त व रोज़मर्रा के अपने सभी कार्यकलापों को बखूबी से करने में सक्षम थी, लेकिन वो अक्सर शिकायत करने लगी कि वो अपनी तबीयत ठीक नहीं महसूस करती। एक अनजाना भय उसके मन में समाया रहता है। एक दिन तो मुझसे लिपट कर कहने लगी, मुझे बचा लो, मैं अभी जीना चाहती हूँ। मुझे उस पर दया आ गई। मैं उसे बड़े से बड़े अस्पताल ले गया, कुशल से कुशल चिकित्सकों को दिखाया। उसके कई तरह के टेस्ट हुए, ब्रेन स्क्रीनिंग, इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट्स वगैरह वगैरह। डॉक्टर ने मुझसे कहा, शारीरिक तौर पर तो आपकी पत्नी ठीक हैं, लेकिन वो स्वयं को स्वस्थ महसूस नहीं करती, तो शायद इसका कारण उनके मन का कोई वहम, कोई फिक्र या कोई उदासी हो। उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। मैं उसे शहर के नामी मनोचिकित्सक के पास ले गया। मनोचिकित्सक ने कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स व अच्छी गहरी नींद के लिए गोलियां लिख कर दे दी। वो रोज़ उनका सेवन करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने मनोचिकित्सक और दवाइयों को कोसना शुरू कर दिया कि इन दवाइयों से बड़ी सुस्ती आती है, हर समय आंखें उनींदी रहती हैं, कोई काम करने में मन ही नहीं लगता। भगवान करे मनोचिकित्सक के चंगुल में कोई न फंसे। चाहे किसी को कोई मनोवृत्ति होगी भी नहीं, पर ये मनोचिकित्सक उसके मन में ज़रूर भर देंगे कि वो मनोरोगी है, डिप्रेशन का शिकार है। उसने दवाइयाँ अपने आप ही बंद कर दी। दवाइयाँ बंद की तो फिर दूसरी तरह की शिकायतें शुरू हो गईं कि नींद नहीं आती, दिल तेज़ धड़कता है, इत्यादि इत्यादि। बहरहाल मैं उसके स्वास्थ्य से बिल्कुल आश्वस्त था। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उसे शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ घोषित कर दिया है। सब कुछ उसके मन का वहम है। किसी शुभचिंतक ने उसे सुझाया कि योगा सीखो,
मन शांत व तन प्रफुल्ल रहेगा और नींद अच्छी आएगी। उसने हंसा बहन का योगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। हस्त योगा, प्राणायाम और ध्यान लगाना सीखने लगी। पीतल का एक ओम खरीद लिया। उसे सामने रखकर अगरबत्ती जलाकर रोज़ सुबह शाम ओम और गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने लगी। वो अपने अध्यात्म में और मैं अपने रिसर्च में लीन। जब मैंने स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी में नौकरी का आवेदन स्वीकार किया और स्वदेश छोड़कर विदेश जाने का फैसला ले लिया, तब भी उसने बहुत हो हल्ला मचाया। ये एक महान लक्ष्य था। वही इंसान आगे बढ़ता है जो एक महान लक्ष्य अपने जीवन में रखता है। मैं कुछ वर्षों के जीनोमिकी अनुसंधान में लगा था। दक्षिणी स्वीडन में स्थित लुंड नगर के लुंड यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के जीनोम अनुसंधान केंद्र में मेरी नियुक्ति हुई थी। मुझे वहाँ शोध करने के नए अवसर मिलने थे। सुष्मिता ने रट पकड़ ली। मुझे अपने देश व परिवार को छोड़कर विदेश नहीं जाना। आपको न सही, पर मुझे अपने देश से प्रेम है। मैंने उससे तर्क किया, देश प्रेम और विदेश जाना दो अलग अलग बातें हैं। गांधी जी इतने बड़े देश प्रेमी थे, पर उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किया था। नेहरू जी ने भी लंदन जाकर वकालत पढ़ी थी। खैर, मुझे उसके पीछे पड़ने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे दोनों बच्चे 11 वर्षीय मयंक और 5 वर्षीय वरुण यूरोप जाने के लिए बहुत रोमांचित थे, सो उन्होंने अपनी माँ को स्वीडन चलने के लिए राजी कर लिया। डेनमार्क और स्वीडन के सीमांत पर बसा लुंड एक कम आबादी वाला शांत शहर था। स्वीडन आने के नाम से सुष्मिता क्षुब्ध थी और फिर यहाँ की ठंडी जलवायु तथा प्रतिकूल सामाजिक स्वरूप को देखकर उसकी हाय तौबा और बढ़ गई। हाय, यहाँ तो गजब की वीरानी है। एक पतंगा तक भी हमारे घर नहीं आता। फ़ोन की एक घंटी के लिए यहाँ तरस जाते हैं। ऊपर से मौसम इतना बेजान, कड़ाके की ठंड और सूरज देवता आसमान से गायब। जब गर्मियों में दिन बड़े हो गए और आसमान में सूरज खूब खिलने लगा तो उससे दूसरी शिकायत शुरू हो गई। यहाँ तो प्रकृति और सृष्टि का कोई अनुशासन ही नहीं। जाड़ों में सूरज निकलता नहीं और गर्मियों में छिपता नहीं। हमारे देश में देखो, सूरज समय से निकलता है और समय से छिपता है। ऋतुएं अपने नियत समय पर आती जाती हैं। फिर वो एकदम से मयंक पर बिफर पड़ती कि इसने ही जिद की मुझसे अपना अच्छा खासा देश छोड़कर इस भयावह प्रदेश में आने की। मयंक सहम जाता, रुआंसे स्वर में कहता, सॉरी मम्मी, मुझे नहीं मालूम था कि आपको यहाँ इतना ख़राब लगेगा। मुझे सुष्मिता पर बहुत गुस्सा आने लगता कि पहले ये सिर्फ मुझ पर ही धमकती थी, अब सयाने हो रहे लड़के पर भी धमकने लगी है। अपनी तमाम शिकायतों के बावजूद सुष्मिता ने नए परिवेश में स्वयं को ढालने व बसाने की अच्छी कोशिश की। सर्वप्रथम प्रयत्न विदेशी भूमि में अपना सामाजिक दायरा विकसित करने की दिशा में हुए। स्टॉकहोल्म में भारतीय दूतावास के कार्यालय जाकर उसने लुंड में बसे भारतीयों के विषय में पूछताछ की। लोगों के घर फ़ोन किए, लोगों से बातचीत की, लोगों को घर आमंत्रित किया। स्वीडिश भाषा भी सीखनी शुरू की। यहाँ आकर वो 2-3 सामाजिक संस्थाओं की सदस्या बनी। कुछ माह उपरांत वो लुंड में स्थित एक आध्यात्मिक संस्था, जिसके अनुयायियों के सद्गुरु भारतीय थे, से भी जुड़ गई। 8 मुंह वाले एक रुद्राक्ष को काले रंग के धागे में पिरोकर उसने अपने गले में लटका लिया। घर के ड्राइंग रूम में गुरुजी की प्रतिमा सज गई। सच कहूँ तो मुझे अपने घर के ड्राइंग रूम में उसके गुरुजी का फ़ोटो लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं किसी व्यक्ति विशेष की पूजा के खिलाफ था, मगर मैं ये सोचकर खामोश रहा कि अगर उसे इन बातों से शांति मिलती है तो चलो ठीक है। वो प्रतिमा के सामने ध्यान लगाकर बैठने लगी। मयंक व वरुण को उसने सख्त हिदायत दे दी कि जब वो ध्यान लगाने बैठती है तो एक तिनका गिरने की भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों बच्चे पूरी निष्ठा से अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते, परंतु मुझे ये सब देखकर कोफ्त होने लगती। मैं अपनी कोफ्त प्रकट करता तो चहकते हुए दलील देती, देखो इन विदेशियों के जीवन के कितने ही पहलू इनकी सरकार द्वारा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ये भारतीय योगियों की शरण में आकर स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। आप भी इनकी शरण में आ जाइए, मेरे साथ बैठकर मेडिटेशन करिए, परम शांति की अनुभूति होगी। मैं चिढ़कर उस पर झल्लाता, मुझे इन तथाकथित गुरुओं में न कोई विश्वास है और न ही मुझे इनकी ज़रूरत। रजनीश का नाम तुमने सुना होगा, कितना बड़ा धूर्त निकला वो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, कहकर वो खामोश हो जाती। मुझसे कोई वितर्क नहीं करती, परंतु अपनी आंखें मूंद कर ध्यान में लीन हो जाती। अध्यात्म की ओर बढ़ते उसके कदम सांसारिक भोगों से उसकी अभिरुचियों को बिल्कुल भी घटा नहीं पाए थे।
सैर सपाटा, घूमना फिरना, चटपटी चीज़ें खाना, लोगों की बुराई करना उसे अभी भी बेहद पसंद था। उसकी वे पुरानी शिकायतें व नुक्ताचीनी करने की आदतें बरकरार थीं। एक दिन सुंदरम दंपति ने हमें सपरिवार अपने यहाँ अपने बेटे के जन्मदिन पर निमंत्रित किया था। वो बन ठन सज संवर कर एक उमंग से पार्टी में गई। वापस घर लौटी तो उसका मुंह बना हुआ, बिदकाते हुए बोली, अरेंजमेंट तो अच्छा था मगर मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार। अरे मैं तो कहती हूँ कि केवल 2 चीज़ें खाने में बनाओ, लेकिन मेहमान को मीठी जुबान से पूछ लो, वही काफ़ी होता है। अरे भाई, बफे सिस्टम में ऐसा ही होता है। खाना और ड्रिंक्स मेज पर परस दिए जाते हैं, मेहमान अपने आप लेते हैं, खाते पीते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। मैंने कहा, आप मुझे बफे सिस्टम का मतलब मत समझाओ, मैं सब जानती हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं कि घर आए मेहमानों को बिल्कुल उपेक्षित कर दो। मिसेस सुंदरम को मेहमानों को एंटरटेन करना नहीं आता। वो जरा सी भीड़ देखकर झुंझला जाती हैं। भाई कौन कहता है उन्हें कि तुम अपने घर लोगों को बुलाओ, पर घर बुलाकर लोगों की इंसल्ट तो मत करो। मिसेस सुंदरम ने किसी की कोई इंसल्ट नहीं की। तुम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा उदार बनाओ। बात बात पर हर किसी को कोसना, आलोचना करना ठीक नहीं। मैं गुर्राया। आपने तो मेरी हर बात को काटने का फैसला किया हुआ है। मैं खुलकर अपने घर में किसी को कोस भी नहीं सकती। मैं किसी को क्या कहूँ, मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा पति है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं चीखा। पापा काम डाउन, होल्ड योर सेल्फ, 13 वर्षीय मयंक मुझसे बोला। मैंने अपना स्वर संयत करते हुए रुआंसे स्वर में कहा, देखो तुम्हारी मम्मी हर समय मुझ पर कैसे कैसे आरोप लगाती रहती है। तंग आ गया हूँ मैं। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी मम्मी के लिए। इतने ऐशो आराम में उसे रखा हुआ, कभी पेरिस कभी लंदन की सैर करवाता हूँ। जब इंडिया में वो बीमार पड़ी थी तो मुंबई के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर महंगे से महंगे उसके टेस्ट करवाए थे। पर आप उनकी हर बात को काटते क्यों रहते हो? मयंक मुझसे पूछने लगा। जस्ट से यस वॉट शी सेड, वो मुझे समझाने लगा। हाँ पापा, जस्ट से यस टू ममा, जस्ट से यस। इट हैज़ ओनली 3 letters, YES, सो इजी टू से यस। 7 वर्षीय छोटा वरुण भी मुझे समझाने लगा। मैंने सुष्मिता की ओर देखा, वो मुस्कुरा रही थी, एक दम्भ भरी मुस्कान। मुझे वो दोनों बेटों के बीच एकदम सुरक्षित नजर आई। मेरी खुंदक बढ़ गई। धीमे से बुदबुदाया, बड़ी चतुर औरत है, दोनों बेटों को अपनी तरफ कर रही है। उसकी पारखी नज़रों ने मेरे होठों की गति से शब्दों को तुरंत भांप लिया। एकदम से बोली, मैं किसी को अपनी ओर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और जब कभी ये हुनर सीखूंगी तो बेटों से पहले पति को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूँगी। बिना किसी पर दृष्टि केंद्रित किए वो सोफे पर बैठी बड़बड़ाने लगी। उसकी बड़बड़ाहट से लगा कि मेरे बोले शब्द उसके मर्म को भीतर तक कचोट गए। पेरिस लंदन घुमाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं करते। यूरोप में जो कोई रहता है वो धीरे धीरे पूरा यूरोप घूम लेता है। बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराया तो क्या कोई परोपकार किया है? जो बार बार दम भरते हो। पत्नी हो तुम्हारी, अपना मायका, अपना माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि अपना देश तक छोड़ दिया है तुम्हारे पीछे। वो बड़बड़ाती रही। मैं और दोनों बेटे उसकी बड़बड़ाहट सुनते रहे। ध्यान तो रखते हैं मेरा, पर कोई संवेदना नहीं जताते। मैं तो पति के रूप में एक ऐसा अंतरंग मित्र चाहती थी जो मेरी अपेक्षाओं, भावनाओं और शिकायतों को समझ सके, मेरी उफ में उफ और मेरी हंसी में हंस सके, मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला सके। क्या सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ है तुम्हें समझना? तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है मुझे समझना। मैं उससे बोला। क्या चाहते हो आप? वो सीधे मेरी आंखों के अंदर झांकते हुए बोली। जो तुम हर समय कुड़मुड़ाती रहती हो, दर्द तकलीफ़ों का जाप किया करती हो, लोगों की बुराई करती फिरती हो, उससे घर का सारा वातावरण दूषित हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, जिससे मुझे अपने शोध कार्य करने में बाधा होती है। बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ता है। मैं आप लोगों से क्या कहती हूँ? बस जब किसी का कोई दुर्व्यवहार दिल को चुभ जाता है तो आपके और अपने बच्चों के सामने बोलकर अपना जी हल्का कर लेती हूँ। बाकी मैं आपको कोई किसी का कत्ल करने को थोड़ी ही कहती हूँ। नहीं, तुम कहोगी भी नहीं। मुझे किसी को कोसना, किसी का निंदा पुराण बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसमें किसी का भी भागीदार नहीं बन सकता, तुम्हारा भी नहीं। इतनी सख्ती से मेरा कहने का उस पर क्षणिक असर जरूर पड़ता। वो कुछ दिनों के लिए अपनी नकारात्मक जुबान पर थोड़ी लगाम अवश्य दे देती, परंतु फिर सब कुछ पहले जैसा ही शुरू हो जाया करता।
खैर, हम दोनों के पास अब अपनी अलग अलग दिनचर्याएं व व्यस्तताएं थीं। मैं अपने जेनेटिक, क्रोमोसोम, जीन्स, न्यूक्लिक एसिड के नित नए अन्वेषणों में अत्यधिक व्यस्त रहता था। वो अपने यौगिक मेडिटेशन, अपनी सामाजिक संस्थाओं, लोगों के साथ डिनर व लंच फिक्स करने में व्यस्त रहने लगी थी। एक सुबह जब वो आदम का दर्पण के सामने खड़ी अंगड़ाई ले रही थी तो उसने अपने गर्दन के पास 2 उभार देखे। वो घबराकर दौड़ी मेरे पास आई। मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। गर्दन में उभरी गांठें देख मैं भी विचलित हो गया। ऑफिस जाने के बजाय उसे डॉक्टर के पास ले गया। फिर कई प्रकार के मेडिकल टेस्ट हुए, गांठों की बायोप्सी, HIV वायरस की जांच व अन्य इन्फेक्शंस की पुष्टि के लिए अनेकों परीक्षण। अंत में डॉक्टर ने कहा कि उसे लिम्फ ग्लैंड्स की ट्यूबरकुलोसिस है। 8-10 माह तक कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। सुष्मिता ने जिद पकड़ ली कि उसे अपने देश वापस जाना है, वो वहीं मरना चाहती है। मैं उसे समझाता कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन आजकल एक आम बात हो गई है, अब कोई इस बीमारी से नहीं मरता, लेकिन मन के भीतर भय मुझे भी बैठ गया था। डॉक्टर के कहने के बावजूद कि लिम्फ ग्लैंड्स की TB संक्रामक नहीं होती है, मैं उसके होठों से फिर अपने होठ नहीं मिला सका। बच्चों को भी, विशेषकर वरुण को, मैंने हिदायतें देनी शुरू कर दी कि वो अपनी माँ से थोड़ा कम ही चिपका करे और उसका जूठा न खाया करे। बच्चों को इस प्रकार से हिदायतें देने से वो नाराज़ हो जाती, लेकिन उसकी झल्लाहट कहीं और निकलती। बड़ा दम भरते हो तुम यहाँ की सफाई का कि इन पाश्चात्य देशों में गजब की सफाई है। बैक्टीरिया और वायरस यहाँ की शुद्ध हवा में तैरते हुए नज़र नहीं आते। हमें तो अपने देश की गंदगी मुबारक। वहाँ कभी नहीं लगे मुझे ऐसे इन्फेक्शंस। डॉक्टर ने कहा है कि इन्फेक्शन तुम्हें सालों पहले कभी लग गया होगा जब तुम इंडिया में रही होगी। अभी बस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो गए हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि को तुम्हारा इम्यून सिस्टम रोक नहीं पाया। बहरहाल उसकी अस्वस्थता की वही पुरानी सभी शिकायतें पुनः प्रारंभ हो गईं। दिल का तेज़ी से धड़कना, मुंह सूखना, नींद नहीं आना। डॉक्टरों से इस संदर्भ में जब बात हुई तो वे बोले सभी रिपोर्ट सामान्य हैं, सिवाय कि इनिशियल स्टेज की TB है और उसमें उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं करना चाहिए। मैंने दबे स्वर में मनोचिकित्सक की बात उठाई कि शायद मनस्थिति से संबंधित कोई बात हो, क्योंकि इंडिया में इसका इलाज चल चुका है। उन्होंने कहा कि कोई ट्रैंक्विलाइज़र या कोई एंटी डिप्रेशन दवाई देने से पहले मनोविज्ञानी टेस्ट करेंगे कि वास्तव में वो मनोरोगी है भी या नहीं। विविध प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुए और यहाँ के मनोवैज्ञानिकों ने उसे दिमागी व भावनात्मक तौर पर एकदम स्वस्थ करार दिया और तेज व्यायाम वाले खेल जैसे स्विमिंग, बैडमिंटन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताए। मैं डॉक्टर के कहे अनुसार उसे व बच्चों को हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग व 3 दिन बैडमिंटन के लिए ले जाने लगा। एक दिन वो स्विमिंग पूल में मुझसे बुरी तरह लिपट गई व तड़ातड़ मुझे ऊपर से नीचे तक चूमने लगी, वो भी अपने स्विमिंग पोशाक में और मैं भी अपने स्विमिंग पहनावे में। उसका अर्धनग्न और भीगे बदन का स्पर्श मुझे गुदगुदा रहा था, लेकिन मैं अपने चारों ओर की भीड़ और सामने खड़े अपने दोनों बेटों की वजह से बुरी तरह संकोच में गड़ गया। मैंने उसे अपने से परे झटकते हुए थोड़े उत्तेजित व थोड़े अचरज भरे स्वर में कहा, अरे अरे, ये सबके सामने क्या कर रही हो? हम हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में हैं। वो एक मादकता भरे अंदाज में बोली। यहाँ लोग चिपकने व चुंबन देने का काम कहीं भी कर लेते हैं। जरा नज़रें उठाकर अपने आसपास तो देखिए प्रोफेसर साहब। मैंने अपनी नज़रें उठाईं और स्विमिंग पूल के चारों ओर फेरी। कितने ही युगल एक दूसरे के आलिंगन में अधरों से अधर सटाए प्रेम मुद्रा में खड़े थे। अरे तुम इन गोरे लोगों की नकल मत किया करो, हम इंडियन हैं, हमारी संस्कृति इनसे सर्वथा भिन्न है। अजीब आदमी हैं आप, विदेश में रहना चाहते हो लेकिन विदेशी नहीं बनना, इंडियन बने रहना चाहते हो मगर इंडिया में नहीं रहना चाहते। यह भी तो हिपोक्रेटिक मानसिकता हो गई। वो मेरे नग्न पेट पर मुक्के मारते हुए अपनी आंखों को मिचकाते हुए एक मस्त अंदाज में बोली। एक क्षण मुझे कोई उपयुक्त जवाब नहीं सूझा। फिर मैं मयंक व वरुण की ओर इशारा करते हुए तत्काल बोला, इन विदेशियों की तुम्हें परवाह न सही, लेकिन अपने बेटों का तो ख्याल करो। वो कुछ बोलती इससे पहले मयंक मुस्कुराते हुए बोला, वेल शी इज़ योर वाइफ, शी कैन किस यू। 14 वर्षीय मयंक के मुख से ऐसा सुनकर मैं भौचक्का रह गया। सुष्मिता को तुरंत बल मिल गया। वो शुरू हो गई, मयंक, तुम्हारे पापा शुरू से ही ऐसे नीरस स्वभाव के थे। इन्होंने हमेशा मेरा अच्छा खासा मूड खराब किया है। पता है मयंक, जब हम शादी के बाद हनीमून के लिए ऊटी गए थे तो उसे मयंक से ऐसे बेबाक बातें करते देख मैं आग बबूला हो गया।
गुस्से से दांत पीसते हुए धीरे से बोला, तुम्हारे दिमाग का क्या दिवाला निकल गया है जो अब तुम अपने बेटे से डिस्कस करोगी ये सब? जिस शब्द को मैं बोल नहीं पाया उसने बड़ी आसानी से उसका इस्तेमाल कर लिया। मुझे अपने जवान होते बेटे से सेक्स पर चर्चा करने में कोई झिझक नहीं। फिर उसने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहने लगी, आ मयंक, मैं तुझे बताती हूँ स्त्री पुरुष के संबंध क्या हैं। तुझे तस्वीरों वाली सेक्स की किताबें इधर उधर से लाकर अपने बेडरूम में बैठकर छुप छुप कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तेरी माँ ने तुझे बहुत कुछ समझाया है, वो तुझे ये भी समझाएगी कि यौन विज्ञान क्या है, तेरी उत्पत्ति कैसे हुई। वो मयंक का हाथ पकड़े स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर लॉन की तरफ बढ़ गई। मैं पीछे से दोनों को जाते हुए ठगा सा देखता रह गया। दोनों अर्धनग्न, उनकी भीगी देह से पानी टपक रहा था। साथ ही सुष्मिता के शब्द हथौड़े से मेरे कानों में बज रहे थे। तुझे तस्वीरों वाली सेक्स की किताबें इधर उधर से लाकर अपने बेडरूम में छुप छुप कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तेरी माँ तुझे समझाएगी कि तेरी उत्पत्ति कैसे। वो शायद अपने लड़कों के विषय में मुझसे ज़्यादा जानती है। बड़ी अजीब औरत है, मेरे मुख से निकला। मेरे व सुष्मिता के बीच बहसों की आवृत्ति बढ़ती ही चली गई। बच्चे भी हमारे आए दिन के मन मुटाव व तकरार से परेशान से रहने लगे थे। 15 वर्षीय मयंक ने तो हमें धमकी ही दे दी कि यदि हमने घर में शांति नहीं रखी तो घर से भागकर कहीं चला जाएगा। मयंक की धमकी से सुष्मिता में एकदम से एक परिवर्तन आ गया। उसने एक चुप्पी ओढ़ ली और हमारे बीच एक मौन व्याप्त रहने लगा। उसने शादी के दूसरे महीने ही जो बात कही थी कि अगर वो कुछ पलों के लिए चुप हो जाए तो हमारे संबंध भारत व पाकिस्तान जैसे बन जाते हैं, बिल्कुल सही प्रतीत हो रही थी। बस छुटपुट आवश्यक बातें टुकड़ों में होने के अतिरिक्त हमारे बीच कोई विशेष वार्ता हो ही नहीं पाती। मैं इस समायोजन से कुल मिलाकर खुश था। एक सुकून भरी खामोशी थी। मेरे सामने वो ना मौसम को, ना जगह को और ना ही व्यक्तियों को कोसा करती। ना ही वो अपने आध्यात्मिक गुरुओं की मुझसे प्रशंसा करती और ना ही अपने रोगी काया की मुझसे किसी प्रकार की शिकायत किया करती। उसकी दिनचर्या के अंतरंग अंग बन गए थे अपने गुरु जी की फ़ोटो के सामने घंटों बैठे मेडिटेशन करना, ओम व गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना, अपने गले में लटके रुद्राक्ष को बार बार चूम कर संस्कृत के श्लोक बुदबुदाना, दर्शन व वेदांत की पुस्तकों को पढ़ना। जब कभी रात को उसे नींद नहीं आती तो वो उठकर बैठ जाती, मेडिटेशन करती, अपने रुद्राक्ष को चूमती, गायत्री मंत्र का उच्चारण करती। जब इनसे भी बात नहीं बनती तो वो अपनी पुस्तकों को लेकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लग जाती। किसी ने उसे सुझाया होगा कि तलवों की मालिश से नींद अच्छी आती है। उसने तलवों की मालिश के लिए एक प्लास्टिक की नुकीली कांटों वाली एक मशीन खरीद ली। रोज़ सोने से पहले वो मशीन पर चढ़कर जॉगिंग किया करती। कभी कभी आधी रात को भी बिस्तर से उठकर उसके ऊपर जॉगिंग करने लगती। मैं उन्नीदी आंखों से गुमसुम उसकी गतिविधियों को पल भर देखता और फिर गहरी नींद में सो जाता। इंसान अपने को बदलने की चाहे कितनी ही कोशिश करे, उसके मूलभूत स्वभाव के कुछ अंश शेष रह ही जाते हैं। सुष्मिता जो बातें अब रोज़ के बजाय कभी कभार ही उगलती थी, उसकी तीक्ष्णता और पैनी रहती थी। उस दिन वो मिसेस डाडेकर को किसी बात पर पकड़ कर बैठ गई। जो कोसना शुरू हुआ तो उसने थमने का नाम ही नहीं लिया। मैं ऑफिस से उसी समय थका हारा घर लौटा था। चाय वगैरह पूछने के बजाय उसे इस तरह भुनभुनाते देख मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। चुपचाप किचन में गया, 2 कप चाय बनाई, 1 कप उसके सामने मेज पर रख दी व एक मैं खुद पीने लगा। उसने चाय का प्याला उठाया नहीं, वो बहुत आवेश में थी। गुस्से में मुझसे बोली, तुम पूछोगे नहीं कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? मैं खामोश चाय पीता रहा। मिसेस डाडेकर ने, वो बोलती गई और मैंने उसके वक्तव्य को पूर्णतः उपेक्षित करते हुए मेज पर रखा अखबार उठा लिया, आंखों पर चश्मा चढ़ाकर पढ़ने लगा। वो मेरे सामने से अखबार छीनने लगी। मैं उस पर खींच गया। ये तुम्हें बेमतलब का हर क्षण कैसा आवेश रहता है। जब तुम किसी को कोसती हो तो अपनी भाषा की ओर भी ध्यान नहीं देती। मिसेस डाडेकर के विषय में तुम कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रही हो। मुझसे नहीं सुना जाएगा ये सब। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो प्रोफेसर साहब। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अपने हाथ को नचाते हुए एक गहरे कटाक्ष से बोली। क्या कहा तुमने? किसे कोसता हूँ मैं? मैंने तैश में आते हुए पूछा।
तुम अपने देश को, अपनी भारत माता को कोसते हो। जब भी हम किसी महफिल में लोगों के बीच शामिल होते हैं, तुम कैसे ऊंचे स्वर में अपने देश व वहाँ की व्यवस्था प्रणाली को कोसने लग जाते हो। अपने राजनेताओं को तो तुम हर समय गाली बकते रहते हो, यहाँ तक कि तुम गांधी जी जैसे महान पुरुष को भी कोसने से बाज नहीं आते। मुझे महिलाओं के लिए उपयुक्त भाषा इस्तेमाल करने की सीख देते हो, जरा अपनी भाषा पर ध्यान दिया करो। जब तुम मोनिका ल्यूविन्स्की, जयललिता, मायावती, सोनिया गांधी पर गंदी वह भद्दी टिप्पणियां कसते हो। एक क्षण रुक कर वो पुनः चिल्लाई। क्या कहा था तुमने उस दिन कि जॉर्ज फर्नांडिस ने सोनिया गांधी के विषय में बिल्कुल सही टिप्पणी की है कि वो देश के लिए उसका योगदान ही क्या है, सिर्फ 2 बच्चे। कहकर तुमने दुनिया की हर माँ की तौहीन की है। अरे अगर माँ है तो ये सृष्टि है। वो एक सांस में बोलती गई। मैंने मन ही मन कहा कि इससे उलझने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तो पता नहीं कैसे कैसे ऊल जलूल तर्कों से अपना पलड़ा ऊपर रखना चाहती है। मैंने पास में खड़े मयंक से बस इतना कहा, तुम्हारी मम्मी बड़ी नैगिंग है। नैगिंग नहीं, टची है, वो बोला। फिर एक क्षण रुककर वो मुझे शिक्षा देने वाले स्वर में कहने लगा, आप बस मम्मी की हाँ में हाँ मिलाया करिए। तुम दोनों भाई मुझे ही ऐसा वैसा करने की सीख देते हो। अपनी मम्मी को कभी कुछ क्यों नहीं कहते? क्योंकि मेडिटेशन, सद्गुरुओं, गायत्री मंत्रों और कांटों वाली जॉगिंग मशीन की ज़रूरत मम्मी को पड़ती है, आपको नहीं। वो बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मयंक की बात का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। एक तो मैं स्वयं की नज़रों में बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं मानता था कि मैं एक पति के दायित्वों को अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल आश्वस्त था। मनोचिकित्सकों ने भी उसे एकदम स्वस्थ घोषित कर दिया था। सच कहूँ तो मुझे सुष्मिता की ये बातें, उसका व्यवहार एक ढकोसला सा लगने लगा था। वो मुझे एक उलझे स्वभाव की महिला लगती थी। कभी उसकी वाणी से पावन मंत्र फूटते तो कभी टीका टिप्पणियों की बेवजह बौछार शुरू हो जाती। मैं उसके साथ अपना स्वर हरगिज़ नहीं मिला सकता था। फिर मैं एक रिसर्चर था, नई नई रिसर्च में डूबा रहता था। वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जीन थेरेपी पर मेरा काम चल रहा था। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो बहुत खुश था। मैंने जेनेटिक के फील्ड में स्तनधारी जीवों के क्रोमोसोम्स गुच्छों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और इसकी पुष्टि की थी कि स्तनधारी जीव जो एक दूसरे से इतने भिन्न नज़र आते हैं, दरअसल उनके जीन्स की संरचना बहुत भिन्न नहीं है। उनके जीन्स में एक अद्भुत मेल है और कुछ स्थानों पर तो जीन्स के कुछ पुंज हूबहू एक जैसे हैं, परंतु उनके युग्मों की थोड़ी सी भी भिन्नता, जैसे नंबर 1 के साथ नंबर 3 का मिलान होने के बजाय नंबर 5 का मिलान हो जाना, इतना व्यापक परिवर्तन पैदा कर देता है कि भिन्न प्रजातियां बन जाती हैं। मुझे अपने नए अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से लंदन में सम्मानित किया जा रहा था। सुष्मिता ड्राइंग रूम के सोफे पर सामने की मेज पर अपने पैरों को फैलाए बैठी हुई थी। उसके बाल दोनों कंधों पर खुले लटक रहे थे और वो अपनी उंगलियां केशों में निरुद्देश्य घुमा रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे के विरक्त भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया, ना ही उसके सुस्त व शिथिल बदन में कोई हरकत हुई। वैसे मेरी व सुष्मिता की एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बात होनी ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति हमारी समस्त प्रतिक्रियाएं बंद हो चुकी थीं। वो मुझे शून्य नयनों से ऐसे देखा करती कि जैसे किसी दीवार या छत को ताक रही हो। मैं उसे निर्लिप्त भाव से ऐसे देखता जैसे कि वो घर के फर्नीचर, कुर्सी मेज में से ही कोई एक हो। अपना ब्रीफकेस रखकर मैं मयंक व वरुण के कमरों में गया। दोनों अपने अपने कमरों में नहीं थे। मैं घर के बाहर निकल आया। लॉन के चारों ओर बने सीमेंटेड फर्श पर वरुण मुझे स्केटिंग करते हुए नजर आ गया। मयंक कहाँ है? मैंने उसके समीप जाकर पूछा। भैया शायद क्लब गया हुआ है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। पता है तुम्हारे पापा को इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है। अगले हफ्ते तुम्हारे पापा अवार्ड लेने लंदन जा रहे हैं, मैंने चहकते हुए कहा। अच्छा, आपने मम्मी को बताया? ठहरो, मैं मम्मी को बताता हूँ, कहते हुए वरुण एक झटके से तेज स्केटिंग करते हुए घर के भीतर चला गया। सुष्मिता को जब मेरी इस उपलब्धि के विषय में पता चला तो थोड़ा प्रसन्न तो नजर आई, मगर ताना कसने से भी बाज नहीं आई। आप सभी मैमल्स के जीन्स तो खूब पढ़ते व समझते हो, मैं भी तो मैमल्स में आती हूँ, जरा मुझे भी पढ़ और समझ लिया करो। फिर अगले पल वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या रिश्ता बना है हमारे बीच? इतनी महत्वपूर्ण खबरें भी एक दूसरे को सीधे सीधे नहीं सुना सकते, बच्चों की मध्यस्थता की ज़रूरत पड़ रही है। मैं बहुत अच्छे मूड में था, उसके साथ बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता था, सो खामोश रहा। न साथ बैठकर कोई बातचीत, न कोई गिले शिकवे, न कोई मान मनुआर।
हमसे अच्छे तो ये गोरे विदेशी हैं, एक दूसरे को किसी धोखे में तो नहीं रखते। जब वे अपने जीवन साथी से ऊब चुके होते हैं तो उसे आज़ाद कर देते हैं, घुटा घुटा कर तड़पाते नहीं। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा कि फिर इसका गिड़गिड़ाना शुरू हो गया। इस हर्ष व उल्लास के मौके पर, जबकि इसे अपने पति पर गर्वित होते हुए मेरी सराहना करनी चाहिए, ये टसुए बहाने में लगी है, मुझे कोस रही है। मैं बेरुखी से उससे बोला, देखो सुष्मिता, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। यदि तुम्हें मुझसे, यही तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि आपको किसी से कोई शिकायत ही नहीं। उसने एकदम से मेरी बात काटी। सूरज निकलता है तो भी ठीक है, नहीं निकलता है तो भी ठीक है, दुनिया गोल है तो भी ठीक है, चपटी है तो भी ठीक है। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि मैं आपकी तरह कोई स्कॉलर या कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं एक बहुत मामूली औरत हूँ। मेरी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटे मोटे शौक़ हैं। देखो सुष्मिता, मैंने अपना वक्तव्य जारी रखते हुए कहा, यदि तुम मुझसे ऊब गई हो और मेरे साथ रहते तुम्हारा दम घुटता है तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। मेरे साथ ज़बरदस्ती रहने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ, छोड़ दूंगी। इस तरीके से साथ रहने का कोई तुक भी नहीं। आप मेरा और मेरे बच्चों का इंडिया जाने का टिकट कटवा दीजिए। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें जहाँ जाना हो चली जाओ, मैंने सख्ती से कहा। बच्चे यहाँ मेरे बिना कैसे रहेंगे? तुम तो अपनी रिसर्च में ही तल्लीन रहते हो, उन्हें यहाँ कौन देखेगा? उसने हैरत से कहा। मैं उन्हें देख लूँगा, फिर बच्चे अब इतने छोटे भी नहीं रहे, मैं बोला। वरुण, जो हमारी बातें सुन रहा था, अपनी माँ को सुझाने लगा, हाँ मम्मी, आप कुछ दिनों के लिए इंडिया चले जाओ, मैं और भैया पापा के संग अकेले रह लेंगे। उसने एक झटके से अपने बहते आंसू पोंछे, उठकर किचन में गई, खाना बनाया, वरुण को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उसे भोजन खिलाया। मैं उस शाम घर पर नहीं था, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए कहीं गया हुआ था और रात को ही उसका किसी दोस्त के घर सोने का प्रोग्राम था। वरुण खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। सुष्मिता ने बचा खाना ढका, न मुझसे खाने को कहा और ना ही खुद खाया। 8:30 बजे बेडरूम में सोने चली गई। मैंने भी खाने को छुआ नहीं, खाना वैसा का वैसा पड़ा रहा। 11 बजे मैं भी बेडरूम में आ गया, उसके बगल में लेट गया। वो अभी तक सोई नहीं थी, करवटें बदल रही थी। थोड़ी देर में वो उठ गई, सिरहाने बैठकर मेडिटेशन करने लगी। मैं आंखें खोलकर उसे गुमसुम देखता, फिर बंद कर लेता। फिर मुझे अपनी हल्की नींद में आभास हुआ कि वो बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर चली गई है। मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह 6:30 बजे जब मेरी नींद खुली तो मेरे बगल में नहीं थी। मैं ड्राइंग रूम में आया। वो फ़ोन के पास सोफे पर अजीब सी मुद्रा में ढुलकी हुई सी बैठी थी। मैंने उसे हल्के से छुआ तो वो एकदम से बेजान वस्तु की तरह पूरी ढुलक गई। मेरे मुख से एक विभत्स चीख निकल गई। वरुण जगकर अपने कमरे से भागकर ड्राइंग रूम में आया। हम दोनों उसकी नब्ज, धड़कन व सांस टटोलने लगे। सब कुछ ठहरा हुआ। आसपास के वातावरण से साफ लग रहा था कि रात भर सुष्मिता को काफ़ी तकलीफ रही। मेज पर पानी का गिलास, कुछ दवाइयाँ व उसका मेडिकल कार्ड पड़ा था। उसके गुरुजी की फ़ोटो उसकी गोदी में। फ़ोन का झूलता चोंगा चीत्कार कर रहा था कि उसने रात में डॉक्टर को फ़ोन करने की भी कोशिश की या फिर मयंक को फ़ोन पर बुलाना चाहती थी। मैंने तुरंत झूलते रिसीवर को पकड़कर डॉक्टर को फ़ोन किया, मयंक को भी फ़ोन कर घर बुलाया। हम दोनों सुष्मिता के हाथ पैरों की मालिश करने लगे, उसकी छातियाँ मलने लगे। वरुण उसके मस्तक, कपोल व हाथों को चूमने लगा, उसे पुकारने लगा, उठो मम्मी, उठो उठो। मयंक के दोस्त का घर हमारे घर के पास ही था, सो डॉक्टर से पहले वो घर पहुंच गया, बदहवास सा। क्या हुआ कल शाम को? मुझे संदिग्ध नज़रों से घूरते हुए उसने तीखे स्वर में पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी मम्मी थोड़ी बेचैन लग रही थी, कभी करवटें बदल रही थी तो कभी मेडिटेशन कर रही थी। फिर वो उठकर बेडरूम से बाहर चली गई थी। मैंने कपकपाते स्वर में कहा, हद हो गई अलगावपन की। एक व्यक्ति आपके बगल में तड़प रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे जगाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। मैं एक रात के लिए बाहर क्या गया और घर में ये तमाशा हो गया। वो स्वयं को कोसने लगा, मुट्ठी मारने लगा, अपने बाल नोचने लगा। क्यों मैं जेम्स के घर सोने गया, क्यों मैं जेम्स के घर सोने गया? तू क्या कर लेता यहाँ? मैंने उससे पूछा। मयंक कुछ बोला नहीं, बस मुझे घूरता ही रहा, जैसे कि मेरे भयभीत चेहरे पर वो कुछ पढ़ने की चेष्टा कर रहा हो। मैं उसके सम्मुख स्वयं को बहुत बौना महसूस करने लगा। वो 17 वर्षीय लड़का, जिसके चिकने चेहरे पर दाढ़ी मूंछ की अभी हल्की कालिमा ही उदय हुई थी, जिसका कद चंद दिनों पूर्व ही मेरे कद से ऊपर उठा था, सहसा मुझे अपने से बहुत ऊंचा नजर आने लगा। मैं उससे नज़रें नहीं मिला सका। मैंने अपनी नज़रें फेर लीं। इतने में कॉल बेल बज उठी।
मैं लपक कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। क्या उम्र रही होगी इनकी? सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग डॉक्टर ने सुष्मिता की देह को टटोलते हुए पूछा। अगले महीने 42 पूरे होने थे। मैंने बदहवासी में जवाब दिया। इनकी फैमिली में कोई हार्ट अटैक की हिस्ट्री? मैं नहीं समझता। अभी माता पिता तो क्या, नानी और दादी भी सही सलामत हैं। एक क्षण रुककर मैंने अपनी तेज होती गई सिसकियों के बीच पूछा, क्या हार्ट अटैक हुआ है? हमें यही मान लेना चाहिए, डॉक्टर गंभीर स्वर में बोला। फिर एकाएक वो एक दार्शनिक की भांति मुझे दिलासा देने लगा। असल में प्रत्येक मनुष्य का शरीर स्वयं में इतना विचित्र व विशिष्ट होता है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी इलाज 100% सही होने का दावा नहीं कर सकता और हर एक शरीर को रोग मुक्त कर दे इसकी गारंटी भी नहीं ले सकता। बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं, फलते फूलते हैं, बहुत से लोग। बाकी अगर डेथ का एकदम सही कारण जानना है तो बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, पोस्टमार्टम क्या करवाना, डेथ तो नेचुरल हुई है, मेरे मुख से एकदम से निकला। सुष्मिता के दाह संस्कार में मेरे, मयंक व वरुण के अतिरिक्त बस स्थानीय गिने चुने लोग ही थे। भारत सभी को सूचित किया गया था। सबसे मुश्किल मुझे सुष्मिता के माता पिता को खबर देने में हुई। सुष्मिता सुबह 4 बजे नहीं रही वो अब। क्या वो सब अपनी मरी बेटी या मरी बहू, मरी बहन, मरी भाभी का मुख देखने इतनी दूर आते? सभी का यही मत रहा कि देह को वहीं स्वीडन में ही जला दिया जाए। राख लेकर हम तीनों भारत पहुँचे और फिर वहाँ विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके प्राणहीन शरीर को विद्युत के दहन गृह में भस्म करके हम घर लौट आए। मयंक चुपचाप अपने कमरे में चला गया, पीछे पीछे वरुण भी। 11 वर्षीय वरुण अपने बड़े भाई से ही लिपट कर रो रहा था। अपने दुख में वे मुझे भागीदार नहीं बना रहे थे। मैं कुछ पल मयंक के कमरे से बाहर किंकरते विमूढ़ सा खड़ा रहा, फिर ड्राइंग रूम में आकर सोफे की कुर्सी पर निढाल बैठ गया। आंखें बंद कर सुष्मिता के विषय में सोचने लगा, बड़बड़ाने लगा। सुमी, मैंने तो एक 22 वर्षीय शोक, चंचल व निरोग लड़की से शादी की थी। कब और कैसे तुम्हारी श्रृंगार मेज की दराजें पाउडर, लिपस्टिक व सेंट की शीशियों के बजाय दवाइयों की गोलियों व बोतलों से भरती चली गईं, पता ही नहीं चला। क्यों तुम्हारे बहकते थिरकते कदम अध्यात्मवाद के ठोस धरातल पर जमने लगे? क्यों तुमने अपने यौन उत्पात को शांत कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू किया? क्यों क्यों आखिर क्यों? मैं सहसा भय से सिहर उठा। एकदम से मेरी आंखें खुल गईं। मैंने कमरे के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सुष्मिता की वस्तुएं, पीतल की धातु का ओम, गुरुजी की प्रतिमा, नुकीले कांटों की धारदार तलवों की मालिश करने की मशीन, धर्म दर्शन, वेदांत की पुस्तकें कमरे में इधर उधर बेतरतीब पड़ी मुझे चिढ़ा रही थीं। मैंने अपनी आंखें पुनः बंद कर लीं, बड़बड़ाने लगा। काश सुष्मिता, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ और तुम्हारी ना में ना मिला सकता, तुम्हारे स्वर में अपना स्वर मिला लेता। मैं कह सकता कि मिसेस सुंदरम ने घर आए अतिथियों का सत्कार ढंग से नहीं किया था। मिसेस डाडेकर के प्रति तुम्हारी शिकायत जायज़ थी। काश मैं तुम्हारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मौसम को कोस सकता कि वास्तव में ठंड आज बहुत अधिक है। जाड़ों में हर समय यहाँ कोहरा क्यों छाया रहता है? काश मैं स्विमिंग पूल में तुम्हें अपनी बाहों में भरकर भरी भीड़ में अपने यौन उत्तेजना का परिचय दे पाता। काश मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी की फ़ोटो के सामने आंखें मूंद कर बैठकर ध्यान लगा पाता। काश 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 मैं ये सब कर पाता तो आज तुम्हारा बड़ा बेटा मयंक मुझ पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाता, यू हैव किल्ड हर। अब मैं कल लंदन अवार्ड के लिए नहीं, तुम्हारी राख लेकर इंडिया जा रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित एक बेहद उम्दा कहानी काश। लिखा था अर्चना पेन्युली जी ने। उम्मीद है कि कहानी आपके दिल में भी उतर गई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।